नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम यहाँ पे भारत की जलवायु और वर्षा का वितरण के बारे में स्टडी करेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानेंगे कि जलवायु क्या है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, इसमें हम कवर करेंगे। उसके अलावा मौसम के बारे में जानेंगे। मौसम और जलवायु में अंतर जान सकते हैं इसमें। इसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जानेंगे। मानसून का आगमन और वापसी कब होता है, किस समय होता है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ क्या है, कभी कभी सर्दियों में हमारे यहाँ वर्षा होती है जिसके कारण इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा कुछ प्रचलित शब्द जैसे महावट, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, इनको समझ पाएंगे। लास्ट में भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार होता है, इसको भी हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक जलवायु शुरू करते हैं। विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 साल या उससे अधिक मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। 30 साल या उससे अधिक मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के योग को जलवायु कहते हैं। तो लंबा समय अवधि इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। हम आगे जानते हैं कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है क्योंकि मानसूनी हवाओं का इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। जी हाँ, प्राचीन काल में अरब के व्यापारी जब भारत में व्यापार करने के लिए आते थे तो उनके जहाज वायु की दिशा पे निर्भर करते थे। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती थी तो उनको फ़ायदा होता था, ताकि उनका जहाज जल्दी पहुंच जाता था। तो इसलिए वो लोग इसको काफ़ी ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने ही इसका नाम मौसम या मौसिम या जो भी मानसून कह सकते हैं। मानसून का अर्थ एक वर्ष में वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। चाहे एक वर्ष में जो भी परिवर्तन होता है, कभी समुद्री हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, कभी समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो इसे मानसून का नाम दिया जाता है। उसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है मौसम। तो मौसम जैसे आप जानते हैं डेली बदलता रहता है। तो मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदल जाती है। वो एक फेमस गाना सुना होगा आपने कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न चाहोगे। तो मौसम एक ही दिन में कई बार बदल सकता है। कभी अभी धूप है, कभी बारिश हो जाएगी, फिर रात को थोड़ी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगेगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ ये है कि फिर भी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही मौसम बदलता रहे। हाँ, सर्दी का मौसम है तो 3-4 महीने सर्दी ही पड़ेगी, बरसात का मौसम है तो 3-4 महीने बरसात पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। गर्मी का मौसम है तो लगभग गर्मी ही पड़ेगी। हाँ, बीच में कभी कभी डिस्टर्ब होगा तो कुछ बदल सकता है, लेकिन आमतौर पे कुछ दिनों तक या कुछ सप्ताह तक, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्थाएं सेम ही बनी रहती हैं। उसके अलावा महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे साल भर में हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है हम यहाँ पे देख लेते हैं। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। इसके अलावा जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। मौसम किसी समय पे अल्पकाल के लिए 2-3 महीने के लिए रह सकता है, लेकिन जलवायु 30 साल या उससे अधिक समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का परिवर्तन एक ही दिन में कई बार बदल सकता है। जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। तो हम जान चुके हैं कि मौसम कई बार बदलता है। मौसम बदल भी सकता है, 2-3 महीने में तो बदल ही जाता है। लेकिन जलवायु किसी स्थान की, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, तो आदिकाल से मानसूनी है। इसके अलावा मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जलवायु बड़े क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मौसम किसी स्थान का, समुद्री तटीय क्षेत्र का मौसम अलग हो सकता है, मैदानी क्षेत्र का मौसम अलग हो सकता है। इसके अलावा एक ऋतु के मौसम में एक ही तत्व की प्रधानता होती है। हाँ, अगर मौसम में गर्मी पड़ेगी तो मैक्सिमम गर्मी की ही प्रधानता रहेगी, जबकि जलवायु में अनेक ऋतुएं हो सकती है। जलवायु लंबे समय तक होता है तो उसमें अनेक ऋतुएं स्वाभाविक है और एक से अधिक तत्वों का भी प्रभाव रहता है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा अक्षांश। विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरीके से उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, उसके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, उसके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिण में कर्क रेखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की स्थिति रहती है साल भर में।
तो इसको हमने एक काफ़ी पृथ्वी के अक्षांश और स्थिति के बारे स्थिति का एक चैप्टर है जिसमें हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव में जाएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव में जाएं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव में जाएं या फिर दक्षिणी ध्रुव में जाएं, तो सूर्य की ऊष्मा की मात्रा कम होती जाती है और जलवायु काफ़ी ठंडी होती है। इसलिए ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा विषुवत रेखा के आसपास जो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसके आसपास की जलवायु हमेशा गर्म बनी रहती है, क्योंकि सूर्य साल भर में 2 बार विषुवत रेखा को पार करता है और कर्क रेखा तक जाता है, फिर मकर रेखा तक जाता है। इन्हीं 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे सूर्य की स्थिति साल भर बनी रहती है। तो जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं काफ़ी गर्म रहते हैं। इसके अलावा दोनों तरफ दक्षिणी ध्रुव में भी या उत्तरी ध्रुव में भी दोनों तरफ धीरे धीरे ऊपर जाने पे जलवायु ठंडी होती जाती है। किसी ऊंचे स्थान पर जाने पर वायु की सघनता कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे वायु का तापमान भी कम हो जाता है, तो वहाँ पे ठंडी पड़ती है। हम जैसे जैसे ऊंचे ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ के तापमान में कमी होती जाती है। गर्मियों में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा रहता है, जैसे श्रीनगर, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया या फिर कुल्लू मनाली हो गया। इस प्रकार की जगहों पे गर्मियों में मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा। हिमालय पे तो बर्फ ही जमी रहेगी। तटीय इलाकों में न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ की जलवायु लगभग एक समान बनी रहती है। किसी स्थान के वायुदाब और पवन तंत्र अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। वायुदाब और पवन तंत्र जलवायु पे प्रभाव डालते हैं। कहीं वायुदाब कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय धाराएं। समुद्र के अंदर चलने वाली धाराएं हैं, जो कभी कभी गर्म जल धाराएं होती हैं, कभी कहीं ठंडी जल धाराएं चलती हैं। बहुत प्रकार की जल धाराएं हैं, तो इनका भी उस स्थानीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है जिस क्षेत्र में ये धाराएं चलती है। उसके अलावा उच्चावच लक्षण। जी हाँ, उच्चावच कुछ नहीं है, ये पृथ्वी का भौगोलिक विभाजन है। कहीं ऊंचे पठार हैं, कहीं मैदान है। भारत में भी इस प्रकार के बहुत सारे उच्चावच लक्षण पाए जाते हैं। कहीं कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं तटीय क्षेत्र है या कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये सब जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत का स्थलीय विभाजन या उच्चावच लक्षण हमने एक टॉपिक में कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा दोस्तों हम आते हैं मानसून का आगमन। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सामान्यतः मानसून का जून से लेकर सितंबर तक 100 से 120 दिनों का मानसून का पीरियड होता है, और इसी समय मानसून लगभग 1 जून को भारत के दक्षिणी छोर से केरल के तट पर प्रवेश करता है। उसके बाद यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई के पास पहुंचती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की शाखा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंचती है और असम के ऊंचे पर्वतों से टकरा कर ये वापस गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती है और वहाँ पे ये वर्षा करती है, इस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में दिल्ली के आसपास दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं। 1 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक मानसून फैल जाता है। उसके अलावा 15 जुलाई तक पूरे भारत में, हिमाचल प्रदेश सहित पूरे भारत में मानसून पहुंचता है। मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है। सितंबर से हमारे मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और मध्य अक्टूबर उत्तरी भाग से पूरी तरह मानसून पीछे हट जाता है और दक्षिणी आधे भाग में भी वापसी उसी प्रकार से होती है। इसके अलावा दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है और द्वीपों पर हमारी मानसून की वापसी सबसे लेट होती है, जबकि मानसून सबसे पहले द्वीपों पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हमारा मानसून सबसे पहले पहुंच जाता है 25 मई के आसपास, लेकिन वापसी सबसे बाद में दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये वाला जो क्षेत्र है ये है भूमध्य सागर। सर्दियों के महीनों में जो इन क्षेत्रों में तूफान उत्पन्न होते हैं, जो यहाँ से तूफान उत्पन्न होते हैं और ये इस तरह भ्रमण करते हो, इस तरह भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में सर्दी के महीनों में कभी कभी वर्षा करते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है और उस समय इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि रबी की फसल के लिए, खास करके गेहूं की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है तो स्थानीय तौर पे महावट भी कहा जाता है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे, जैसे मई के महीने में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है, जिसे प्रायः हिमवृष्टि भी होती है।
बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। उसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा या प्री मानसून शावर्स जो होते हैं, जो लगभग मध्य भारत तक आते हैं, तो इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, जिसके कारण आम्र वर्षा कहते हैं। जैसे आम गर्मी लास्ट में ख़त्म होने वाली रहती है, मानसून से पहले ही जो प्री मानसून शावर हैं उसमें आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। वर्षा का वितरण हम देखेंगे, पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। इसमें 75% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, जो कि मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। इसके अलावा 13% उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा ये सर्दियों में बारिश होती है। 10% पूर्व स्थानीय चक्रवातों द्वारा होता है और 2% पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं मैप में। यह है पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत, और ये जो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है विश्व का सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होती है वो है मौसिनराम, मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी, ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर तक होती है। कभी कभी 1500-2000 तक भी 2000 सेंटीमीटर तक भी वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। हम 4 क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। एक है हमारा पश्चिमी राजस्थान, अरावली के पश्चिम का भाग, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के समानांतर पड़ जाती है, इसलिए ये वर्षा को नहीं रोक पाती है, तो अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग में काफ़ी कम वर्षा होती है। इसके अलावा लद्दाख का जो क्षेत्र है हमारा, लेह लद्दाख के क्षेत्र में भी काफ़ी कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर जो वर्षा विस्तृत क्षेत्र में बन जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी कम वर्षा होती है। तो 3 जगह और उसके अलावा दक्कन के पठार के दक्षिणी भागों में भी काफ़ी कम वर्षा होती है। इसके अलावा पूरे भारत में लगभग वर्षा सामान्य रहती है और 125 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। तो हमने बताया कि पश्चिमी राजस्थान, दक्कन के पठार के आंतरिक भाग, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और लेह लद्दाख क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर